हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। देखिए, दो केस में हम इसको पढ़ेंगे। दो केस में हम कैसे पढ़ेंगे कि हम दोनों में बैंक्ड रोड के बारे में ही पढ़ेंगे, बट एक में हम फ्रिक्शन को इंक्लूड करेंगे, एक में हम फ्रिक्शन को एक्सक्लूड रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर एक बैंक्ड रोड है, बैंक्ड सर्कुलर रोड है, तो उस पर अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम पे बैंकिंग एंगल कितना होगा या वेलोसिटी कितनी होगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ आता है तो वहां पे हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है कि जो आउटर एज होती है रोड की, उसको हल्का सा बैंक्ड कर दिया जाता है, हल्का सा किसी एंगल पे उठा दिया जाता है। इस तरह से देखा होगा आपने, जैसे कोई सर्कुलर रोड होती है तो उसका जो साइड आउटर एज होती है उसको हल्का सा क्या करते हैं, उठा देते हैं, ताकि वहां पे टर्न लेना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व रोड above the level of inner edge is called banking of road। अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। जैसे एक गाड़ी है, ये गाड़ी लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये गाड़ी क्या है, सामने से। अब देखिए क्या है कि जैसे ये रोड है, यहाँ पे क्या है, रोड है, ये आ रही है, तो मैं रोड में सामने कैमरा लेके बैठ गया। अब मैं सामने से फोटो ले रहा हूँ गाड़ी की, तो जब सामने से फोटो लूंगा तो रोड कैसी नजर आएगी, इस तरह से नजर आएगी। तिरछी आएगी या नहीं आएगी? समझ रहे हो मैं किस जगह पे हूँ अभी? मैं रोड पे किस जगह बैठा हूँ, नीचे हूँ। और जैसे फोटो लेते हैं नीचे से, बिल्कुल हाँ वैसे ही। तो सामने से एक रोड आ रही है, गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो वो इस तरह से दिखेगी मेरे को तिरछी, क्योंकि एक तरफ से रोड क्या है, हल्की सी उठी हुई है, वो इस तरह से आ रही है। तो मैंने सामने से फोटो ली। तो फोटो ली, तो गाड़ी की अगर बात करूं तो एक गाड़ी की दो हेडलाइट्स हैं। तो गाड़ी का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg कर रहा है, और गाड़ी का जो बैंकिंग ऑफ एंगल है वो है थीटा। ये कितना है, थीटा। ये है बैंकिंग एंगल थीटा। तो जितना ये वाला एंगल होता है ना, उतना ही होता है ये वाला एंगल। तो इसको हमने मान लिया थीटा। कितना एंगल माना, थीटा। इतना क्लियर हुआ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है गाड़ी का। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ये है, ये थीटा है। तो अगर हम इसको नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बेटर समझने के लिए इसको हम एक अलग से ड्रॉ कर देते हैं। देखो, आर कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। तो हमने ये दिखा दिया, आर कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। यहाँ पे आर ये दिखा दिया थीटा एंगल पे, तो ये आर हो गया और ये थीटा एंगल हो गया आर और आर कोस थीटा के बीच में, और ये हमारा आर साइन थीटा हो गया। ठीक है। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया ताकि समझ में आ जाए। अब कौन कौन से फोर्स जो है वो वैकल पे एक्ट कर रहे हैं। तो पहला है वेट mg डाउनवर्ड। जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपने फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो आर कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। तो हमने लिखा आर कोस थीटा बराबर mg। ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ। अब हम अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा अब देखिए, कर्व्ड रोड है, बैंक्ड भी है और कर्व भी है, सर्कल में है। तो सर्कुलर रोड है और ऊपर से बैंक्ड है। तो यहाँ पे अगर इसे मूव करना है गाड़ी को, तो इसे किसकी जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन प्रोवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए गाड़ी ऐसे आ रही है मेरी तरफ इस तरह से, तो सेंटर क्या होगा इस रोड का, यहाँ पे होगा। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा ही मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। तो आर साइन थीटा आर अपॉन आर कोस थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर अपॉन mg। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन आर जी। कितनी आई टेन थीटा की वैल्यू, v स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहाँ पे जो ये थीटा है इसे बोलते हैं बैंकिंग एंगल। क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल। क्लियर हुआ। और ये जो थीटा है, ये बैंकिंग एंगल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और वेलोसिटी पे। या फिर हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये भी हम प्रूफ करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये तो हमने बात करी विदाउट फ्रिक्शन। अब हम क्या बोलेंगे, जब फ्रिक्शन इंक्लूड होगा। तो जब फ्रिक्शन इंक्लूड होगा तब भी हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उस फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू भी आएगी। तो अगर उस फॉर्मूले में हम म्यू को 0 रख देंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं व्हेन फ्रिक्शन इज इंक्लूडेड। जब फ्रिक्शन इंक्लूड होगा तो अब इसे ध्यान से समझेंगे। इसे मैं समझाता हूं अच्छे से। ठीक है।
जैसे ये गाड़ी है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, बैंक्ड रोड है, ये हमारे पास क्या है, बैंक्ड रोड है। इस तरह से एक गाड़ी आ रही है इस तरह से सामने से मेरे पास, ये इसकी हेडलाइट है, ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे बिल्कुल पहला वाला केस बनाएंगे हम, एक वेट नीचे की तरफ क्या कर रहा होगा, इस तरह से एक वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वेट हो गया हमारे पास mg, क्लियर हुआ। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा r, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है r, और ये हमारा हो जाएगा बैंकिंग एंगल, ये क्या हो जाएगा, बैंकिंग एंगल हो जाएगा। तो ये r है, तो इसके इसके कंपोनेंट्स में अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो इसे इसके कंपोनेंट्स में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जब फ्रिक्शन की बात होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टायर और रोड के बीच में लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन को मैं यहाँ पे तो फ्रिक्शन देखिए कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में लग रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये रोड है हमारी और ये टायर है इसका, तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन को क्या करता हूँ, इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ पे अच्छे से इस तरह दिखा देता हूँ। ये इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स है ना स्लोप सरफेस में, तो ये मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन दिखा दिया। और ये वाला एंगल जो होता है, ये एंगल होता है इसका, ये वाला एंगल जो होता है ये थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये बैंकिंग एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है, जो है बैंकिंग एंगल है थीटा, ये सेम एंगल ये वाला होता है और सेम एंगल ये वाला होता है। तो अगर ये एफ है, ये एंगल थीटा है, फ्रिक्शन बैंकिंग एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा एफ कोस थीटा और ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, अब जब हमारे पास ये दो डायग्राम आ गए, एक हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन वेट का आ गया और दूसरा हमने फ्रिक्शन का यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ये बैंकिंग एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम को एक साथ मर्ज करके बनाएंगे, मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो है हम दोनों को एक साथ दिखाएंगे ताकि हमें ज्यादा बेटर क्लियर आ जाए। तो देखिए इन दो डायग्राम को मैंने एक साथ मर्ज किया और एक हमने नया डायग्राम तैयार किया, ये हमारे पास आ गया नया डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में अब हम क्या करेंगे, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ। तो हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली जो बैंक्ड रोड पे मूव कर रही है, उस बैंक्ड रोड की रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड टायर वो हमने मान लिया म्यू एस। तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं कार पे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दूसरा वेट ऑफ कार एक्ट कर रहा है, तीसरा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है एंड चौथा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जानेंगे वी की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमने डायग्राम लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम की, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग का केस। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो ये आर कोस थीटा है, ये जो आर कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे है, इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेंगे mg प्लस एफ साइन थीटा। तो आर कोस थीटा को बैलेंस करेगा कौन, mg प्लस एफ साइन थीटा, क्लियर हुआ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। और ये जो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको ये बैलेंस कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि वी नो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस आर के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के बराबर होगा। तो आर कोस थीटा जो होगा ना प्लस, सॉरी आर कोस थीटा बराबर का साइन ना, बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो आर कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारे पास एम जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस आर और ये साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास mg प्लस म्यू एस आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस आर कोस थीटा, ठीक है, माइनस इसके इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का या हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का म्यू एस आर साइन थीटा बराबर mg, इतना कर सकते हैं हम। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूं, मैं यहाँ से r कॉमन ले रहा हूँ, r कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा r ये कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर mg, ये बचेगा। तो यहां से मैं कोस थीटा भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से मैंने कोस थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस म्यू एस। और यहां से अगर मैं कोस थीटा कॉमन लेता हूं, मतलब कोस थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा से डिवाइड करता हूं और ऊपर वाला कोस थीटा बाहर ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब टेन थीटा बराबर mg।
तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन बनी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसे हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ को हम लिख सकते हैं, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस आर कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक हमने सिंपल किया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं यहां से आर कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, आर कॉमन लिया, आर कॉमन लिया तो यहां पे बचा साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बचा यहां पे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आर बराबर यहां से मैंने साइन थीटा या यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया, आर कोस थीटा कॉमन लिया, कोस थीटा कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, ये बचा म्यू एस प्लस, और यहाँ पे कितना बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब टेन थीटा बचा। सोचो अगर मैं कोस थीटा कॉमन लेता हूं तो सिर्फ यूएस बचेगा प्लस, यहाँ पे कैसे समझेंगे, यहाँ पे समझो कि कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया और कोस थीटा से डिवाइड किया, ऊपर वाला कोस थीटा बाहर ले लिया तो नीचे क्या बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो कि टेन थीटा होता है बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास टर्म आ गई, क्लियर हुआ। अब यहां से क्या होगा, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बनी, क्या बनी, फोर्थ इक्वेशन बनी। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि डिवाइड फोर्थ इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आर कोस थीटा म्यू एस प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हमारे पास हो जाएगा आर साइन थीटा, या सॉरी ये भी क्या है, ये कोस थीटा ही तो है, आर कोस थीटा और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा बराबर एम जी। तो ये m से m कैंसिल हो गया, r कोस थीटा से r कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आई किस पे, बैंक्ड रोड पे, एक बैंक्ड रोड है, एक बैंक्ड सर्कुलर रोड है, उस पे गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, आर जी। इसी में हमने क्या पढ़ा, इसी में हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में विदाउट फ्रिक्शन। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, म्यू आर जी, जो हमने आंसर निकाला था ना आर जी टेन थीटा, हमारा आंसर आ जाएगा आर जी टेन थीटा, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, क्लियर हुआ। तो हम इससे विदाउट फ्रिक्शन वाला भी कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन वाला आना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, यही हमारे काम आएगा ज्यादा, एग्जाम में भी हमसे यही पूछा जाएगा। तो बस जो मेन काम है इसमें वो है डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपका एक बार बन गया फिर तो आपको बैलेंस करना है और सिंपल मैथमेटिक्स यूज करनी है सॉल्व करने के लिए, क्लियर हुआ इतना। तो अब बात करते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मतलब जो साइकिल चलाते हैं जब, तो साइकिल जो बैंड होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो साइक्लिस्ट जब भी कोई राउंड कर्व पे जाता है, राउंड कर्व पाथ पे जाता है, तो वो हल्का सा सेंटर की तरफ बैंड हो जाता है ताकि उसे क्या मिले, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है उस राउंड कर्व के लिए वो उसे मिल जाए, ताकि वो एक सर्कुलर ट्रैक पे बना रहे। तो जैसे ये साइकिल वाला क्या हुआ, हल्का सा टेढ़ा हुआ, ठीक है, हल्का सा टिल्ट हुआ, तो इस पे एक तो इसका वेट mg की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग अपवर्ड, ये हमारा बैंकिंग एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया हमारा आर कोस थीटा, और ये वाली कंपोनेंट आ गया आर साइन थीटा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आर कोस थीटा को बैलेंस क्या कर रहा है, तो आर कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे mg, क्या कर रहा है mg, और ये आर साइन थीटा जो है ये हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आर का जो ये वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, ये हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब आर साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हमने डिवाइड किया हमारे पास जो कहानी आई वो क्या आ गई कि टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, तो बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ध्यान रखना है अगर हमें सेफ टर्न लेना है तो या तो थीटा बहुत ज्यादा हो या वी बहुत कम हो, सॉरी थीटा या बहुत कम हो, एंगल बहुत कम होना चाहिए, मतलब बैंकिंग एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाके हम सेफ टर्न ले सकते हैं।
या फिर वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर जो रेडियस है उस सर्कुलर ट्रैक की वो बहुत ज्यादा हो। तो अगर ये तीन कंडीशन में से एक भी फॉलो हो रही है तो हम सेफ टर्न ले लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर स्किड नहीं होना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ज्यादा होना चाहिए टेन थीटा से, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर जी से ज्यादा होना चाहिए फॉर नो स्किडिंग। तो न्यूमेरिकल में हमसे पूछ सकते हैं कि नो स्किडिंग के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ध्यान रखना है, अगर हमें सेफ टर्न काटना है तो हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का जो एंगल है, बैंकिंग एंगल है, वो कम होना चाहिए, या तो हमारी स्पीड कम हो, बहुत कम हो, तब भी हम सेफ टर्न इजिली काट लेंगे। और या जो वहां पे सर्कुलर पाथ है वो उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हो। तो इन सभी केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इन सभी केसेस में हम सेफ टर्न ले सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि बैंकिंग ऑफ रोड के एक्सप्रेशन निकालने के लिए विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में। अब हम एक बार थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं इनके बारे में कि अगर ऐसे टॉपिक्स पे हमें क्वेश्चन पूछा गया तो हम कैसे करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पहला है कि एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। तो एक एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर है। अब इसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 4 जा और 4 5 जा 20, तो यह आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, जो आई वो हमारी वेलोसिटी आ गई। विद इट्स विंग बैंक्ड एट 15 डिग्री, जो हमें थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 15 डिग्री। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होता है। तो हमें रेडियस पूछ रखी है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा। तो v कितना दे रखा है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू कितनी है 9.8, और टेन थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू बता देता हूँ कितनी होती है, निकाल भी सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो ये जाएगा 00 9.8, 15 की वैल्यू होती है अप्रोक्स में 0.2679, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15232 मीटर आता है। अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा हमारा 15.232 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी जो है वो क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए सर्कुलर पाथ की, जिसमें वो एयरक्राफ्ट क्या है, इस तरह से एक लूप ले रहा है, विंड एक्सपेंड करके इस तरह से लूप ले रहा है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच अ साइक्लिस्ट बैंड फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन ही क्रॉसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ 34.3 मीटर इन सर्कमफ्रेंस इन रूट 22 सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है जो सीधा चल रहा है और उसे एक सर्कुलर पाथ को कवर करना है, क्रॉस करना है, जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 34.3 मीटर। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। और टाइम दे रखा है रूट 22 सेकेंड। तो सबसे पहले तो देखो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहां से आर की वैल्यू अगर निकालें तो सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई, तो सर्कमफ्रेंस कितनी है 34.3 अपॉन 2 पाई। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी होता है लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टाइम। तो पाथ की लेंथ कितनी है, कितना सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है 34.3 अपॉन रूट 22। तो वेलोसिटी हमें मिल गई। तो हमें क्या बताना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए और आर चाहिए, जी तो हमें पता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से हम निकालेंगे v की वैल्यू कितनी है 34.3 इंटू 34.3 और रूट 22 इंटू रूट 22 क्या हो जाएगा 22 अपॉन आर जी। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर है हमारे पास 2 पाई अपॉन 34 कितना है, आर जो है हमारे पास कितना है 34 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2 पाई 34.3। आर की वैल्यू आ गई ना, तो आर अपॉन में तो 2 पाई, सॉरी ये 34.3 नीचे आएगा ना 34.3 और ये हो जाएगा 2 पाई। और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 9.8। तो इसे मैं सिंपल बता देता हूँ कितना सॉल्व करके कितना आएगा। इसे सॉल्व करोगे 68.6 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 68.6, मतलब 1 आएगा आंसर। तो tan 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री पे tan थीटा tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। टफ कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पता क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल हम इजिली कर सकते हैं सॉल्व। जैसे यहाँ पे हमें बोल रखा है
कि a stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane। हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, उसमें इस तरह से एक थ्रेड बांधा और हमने उस थ्रेड को इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 0.25 kg, रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर, रिवॉल्यूशन हमें दे रखे हैं 400 कितना है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 40/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं वही क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई म्यू, ठीक है। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन बतानी है, ठीक है। अब देखिए टेंशन क्या होता है, टेंशन का मतलब होता है फोर्स, टेंशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन क्या होगा, अब देखिए वो जो थ्रेड है वो सर्कल में घुमा रहा है उस पत्थर को, तो सर्कल में घुमा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं v²/r, या इसी को लिखते हैं mr⍵², ये लिखते हैं। तो टेंशन बराबर मास कितना है, मास है 0.25, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसे और सॉल्व करना पड़ेगा, mr, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2π/t, मतलब 2π फ्रीक्वेंसी, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, mr इंटू 4π² फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थोड़ा लंबा चला जाएगा ये। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो मास आ गया 0.25, रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 1.5 इंटू 4 इंटू π², मतलब 22/7 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, मतलब 2/3 का स्क्वायर, काफी बड़ी टर्म होगी। तो ये आ जाएगा 25, 250, 125, 250, 125, 350, 375, 3.75, तो ये आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा लगभग सॉल्व करके 6.6 न्यूटन के आसपास आएगी टेंशन की वैल्यू। क्लियर हुआ। अब बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी रिल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, कि हम कितनी स्पीड के साथ उस स्ट्रिंग से उस स्टोन को घुमा सकते हैं अगर उस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन लग सकती है 200 न्यूटन की। इससे ज्यादा टेंशन लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो टेंशन मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 200 न्यूटन लग सकती है। क्लियर हुआ। तो टेंशन मैक्सिमम बराबर का फॉर्मूला होता है mv² v मैक्सिमम अपॉन r। तो v मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो v मैक्सिमम आ जाएगा कितना, v² मैक्सिमम टेंशन इंटू r अपॉन m। तो यह आ जाएगा हमारे पास टेंशन कितनी दे रखी है 200 न्यूटन, और रेडियस दे रखी है 1.5, और मास कितना दे रखा है 0.25। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 5 5 जा 5 3 जा 5 4 जा 4 3 जा 1200 आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1200, मतलब √1200 कितना होता है 34.6 मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वैसे इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ था नहीं, सिंपल फॉर्मूला गिवन जो है वो लिखना था, निकालना क्या लिखना था, फॉर्मूला लिखना था और वैल्यू पुट करनी थी। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो आप खुद से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका, बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन, ठीक है, विद फ्रिक्शन वाला। तो वो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आई होप उतना क्लियर हो गया होगा आपको।